खरीद ली मैंने, खामोश रहकर दूरियां खरीद ली मैंने, वास्ते सेहत की ये तिजारत अच्छी लगी मुझे। आप कोरोना से बचना है तो दूरियां अभी कुछ और मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात करते हैं वो यही है। हमें अभी भी भीड़ में नहीं जाना है, बेमतलब की मार्केट में नहीं जाइए। कुछ दिनों तक आप मूवी नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मॉल ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। घरों में रहिए, शांत रहिए, मन प्रसन्न रखिए। आप और हम कोरोना को जरूर हरा पाएंगे। इन शब्दों के साथ कि आप सभी सलामत रहे कयामत तक। आप सभी सलामत रहे कयामत तक, और खुदा करे कयामत कभी न हो। थैंक यू वेरी मच। व्हाट टू से डॉक्टर साहब, लाइक ऐसा लग रहा था कि आप लगातार बोलते रहो और हम लोग सुनते रहे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ सर मैं कि वाकई में जो कि मैं 10 मिनट 15 मिनट पहले जो न्यूज़ पढ़ के आया कि ये नया स्पेक्ट्रम है, नया नया स्ट्रेन आया, वही दैनिक भास्कर जो हर कोई पढ़ रहा है। तो सर अभी ये आधी घंटों में ऐसा लगा ही नहीं। मेरी आवाज आ रही है निर्भया? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, ये आपकी आधे आवाज आ घंटों रही है। में, हाँ आधी घंटों में ऐसा लगा कि मानो कोरोना चल दिया। एंड व्हाट टू से सर, लाइक वैक्सीन इज इमर्ज्ड एज अ क्लियर विनर। चाहे आपने यूके की बात बताई हो, यूएसए वाला एग्जांपल दिया हो, हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत बड़ी तैयारी करके रखी थी आपके लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ग्रुप हमने बनाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और ये आपने बहुत ही, एक तरीके से कहा जाए तो हम लोगों के लिए धर्म संकट पैदा कर दिया, क्योंकि सबका आंसर आप दे चुके हो। आई वॉज हैविंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विथ मी। आप जैसे जैसे बोल रहे थे, ब्रीफिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो क्वेश्चन के आंसर मिलते जा रहे हैं। तो सर मेरे लिए धर्म संकट की कंडीशन है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बट आपने बहुत सारी टेक्निकल चीजों को भी समझाया और लगभग पूरे टॉपिक को कवर कर लिया सर। तो नमन है कि आप, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ब्रीफिंग वी कैन एवर हैव फॉर दिस वैक्सीनेशन एटलीस्ट। बट मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भाव है, उनकी इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, जिनको हम बिल्कुल चाहेंगे और हक पूर्वक चाहेंगे, क्योंकि आपने समय निकाला है कि भले हमारा रिवीजन हो, वो आप एज अ टेक इट एज अ रिवीजन फॉर अस, बट प्लीज उसको आंसर देने की फिर से कोशिश करिएगा। क्या सवाल क्या है? सर सवाल ये है कि हम्म, ये वैक्सीन सेफ है क्या? गांव वालों हाँ। का ये प्रश्न है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमको कोई वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। इसमें आपका क्या कथन रहेगा? नहीं नहीं, आपकी गांव वालों का यदि ऐसा सोचना है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन सवाल है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो पुराने कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए है। कोविड वायरस तो अभी 1 साल हुआ है हुए। इस कोविड वायरस के लिए उनकी शरीर की इम्यूनिटी उतनी नहीं होगी जितना वो मानते हैं। इसलिए गांव वालों को भी, बल्कि सबको इम्यूनाइजेशन कराना जरूरी है। क्योंकि ये नया वायरस है। आज से 1 साल पहले, 1.25 साल पहले तो कोई भी नहीं जानता था। माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी नहीं जानते थे कि कोविड वायरस कोई होता है। हम भी नहीं जानते थे, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता था। तो आपका शरीर कहाँ से जानने लगेगा? तो आपका शरीर कोविड वायरस के लिए अभी प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं रखता है। कोई भी ये कहे कि मेरे शरीर में कोविड वायरस के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो गई है बिना वैक्सीनेशन के लिए या बिना संक्रमण के, तो ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए गांव वाले हो चाहे कोई भी हो, उनको अपना ये वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ताकि कभी भी यदि संक्रमण हो तो वो उससे लड़ सकें और कोविड वायरस को हम हरा सकें। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको इन्फेक्शन हो, बल्कि इसलिए कि वो चेन को ब्रेक करेंगे ताकि गांव के दूसरे लोगों को भी नहीं होगा। यदि एक गांव के किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है वो पूरे गांव के लोगों को अपना संक्रमण फैलाएगा। इसलिए सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराना है। वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि हमारी तो इम्यूनिटी ज्यादा है इसलिए हमको जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है तो व्हाट आर द प्रिकॉशन वन हैज टू थिंक बिफोर गोइंग फॉर वैक्सीनेशन? क्या ऐसी चीज है, अगर कोई कैंसर वाला मरीज है, बीपी वाला मरीज है, शुगर वाला है, या हार्ट से रिलेटेड इलनेस, तो उनको एहतियात क्या बरत? हालांकि आंसर आप दे चुके हैं, बट एज इट्स अ रिवीजन क्लास फॉर अस, तो मैं फिर से आंसर चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जो कैंसर, बीपी, शुगर और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको क्या विशेष ध्यान देना? हाँ,
यदि आपको पहले कोई बीमारी है, कोमॉर्बिड कंडीशन जिनको कहते हैं, चाहे डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो या हार्ट की कोई दूसरी दूसरी बीमारी हो, लंग की बीमारी हो, किडनी की हो या शरीर के किसी भी भाग की कोई दूसरी बीमारी पहले से हो, तो भी आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है। और नॉर्मली यदि आपकी कंडीशन इन बीमारियों के साथ भी बहुत खराब नहीं है, बहुत सीरियस कंडीशन में नहीं है, तो आप बेहिचक जा सकते हैं, वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। यदि इन बीमारी के कारण आपकी किसको सुई स्थिति लगाए, तेरे को मेरे को? स्थिति ज्यादा क्या हो अच्छी गया? नहीं है, आप कुछ बहुत सारी दवाइयां एक साथ ले रहे हैं, तो आप अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं और शायद उसकी भी जरूरत ना पड़े। लेकिन मान लो कोई बहुत एजेड पर्सन है या ऐसा पर्सन है जिसको 30-35 साल से वो कुछ दवाइयां ले रहा है, लंबे समय से दवाइयां ले रहा है, 10-10 15-15 दवाइयां एक साथ उसके शरीर में चल रही हैं, तो वो अपने फिजिशियन से जिनके अंदर में वो ट्रीटमेंट दे रहा है उससे बात कर सकते हैं। यदि हाइपरटेंशन के लिए हम 1 या 2 गोलियां रोज देते हैं, डायबिटीज के लिए 1 या 2 गोली लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेहिचक वैक्सीनेशन सेंटर में जाइए और वैक्सीन लगा सकते हैं। इवन कैंसर के मरीज भी यदि वो एंटी कैंसरस ड्रग्स भी ले रहे हैं तो भी, या रेडिएशन भी ले रहे हैं तो भी, यदि उनकी कंडीशन परमिट करती है वैक्सीनेशन सेंटर जाने तक के लिए, तो वो वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और लगाएं। और फिर एक बार मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपकी कंडीशन सच में थोड़ी सी ज्यादा खराब है, तो आप अपने फिजिशियन से सलाह ले सकते हैं, नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सर, प्री वैक्सीनेशन के पहले कहा जाता है कि बहुत सारा पानी पी के जाइए, खाली पेट नहीं जाइए, इसके पीछे का कारण क्या है? नॉर्मली जब आप रक्तदान करने भी जाते हैं तब भी ये कहा जाता है कि आप पानी पी के जाइए, थोड़ा सा खा के जाइए, खाली पेट ना जाएं। और रक्तदान के बाद भी ये हिदायत दी जाती है कि आप थोड़ा सा पानी जरूर पिए। हाइड्रेशन हाइड्रेशन शरीर का मेंटेन रहना चाहिए। खासतौर पे अब गर्मी के दिन है, यदि हम गर्मी के दिनों में इतने धूप में वैक्सीनेशन सेंटर तक जा रहे हैं, पानी भी ठीक से नहीं पी रहे हैं, तो आपके गला सूखता है, आपकी जनरल वीकनेस आप फील कर सकते हैं, और वो जनरल वेलबींग के लिए आपको ये सलाह दी जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन ये है कि आप एकदम खाली पेट जाएं और उसके बाद यदि कुछ चक्कर विक्कर आए या कुछ ऐसा कमजोरी महसूस होने लगे, तो आप बोलेंगे कि वैक्सीनेशन के कारण ऐसा हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके जाए, एकदम खाली पेट में जाए, और पानी तो ऑफकोर्स पीना ही चाहिए। हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ गया है तो उसको वैक्सीनेशन में जाने से पहले क्या एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए, आईजीजी टोटल जो होता है, ये देखने के लिए कि उनके में एंटीबॉडीज बन चुकी है अगर वो कोविड पॉजिटिव थे? क्या मापक पैमाना रहता है जिसके आधार पे ये तय होता है कि इनको वैक्सीनेशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो कोविड कोविड के जो संक्रमण से संक्रमित हुए हैं, कोविड संक्रमण से जिनको बीमारी हुई है, उनको एंटीबॉडी टेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस वो नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, उसके 28वें दिन बाद, यानी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच आप वैक्सीनेशन का डोज दे सकते हैं। उसके लिए किसी भी तरह के और टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। यदि उसके शरीर में वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और ये पाते भी हैं कि एंटीबॉडीज तो बन गई हैं, तो ये गलत होगा। उसके बाद भी उनको वैक्सीनेशन कराना है, ताकि वैक्सीनेशन से उनके पहले जो एंटीबॉडीज बनी और ज्यादा संख्या में बनेगी, उसमें नुकसान क्या है। इसलिए उनको बिना एंटीबॉडी टेस्ट किए इस वैक्सीनेशन सेंटर जाके 4 से 6 हफ्ते बाद अपना वैक्सीनेशन का डोज लेना चाहिए। सर, एक धर्म संकट वाली चीज आपके लिए दे रहा हूँ क्योंकि यू बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड द वेरी क्वेश्चन ऑफ द ईयर सर, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, व्हाट्स योर टेक? मैंने इसके पहले ही बताया कि इन दोनों के लिए हेड टू हेड कभी कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, कोई स्टडी नहीं हुई कि विच वैक्सीन इज बेटर। ये सब डिपेंड करता है कि आपके वैक्सीनेशन सेंटर में कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है। चॉइस की बात नहीं होती। यदि मैं वैक्सीनेशन सेंटर जाऊँ और ये बोलूँ मेरे को ये नहीं, मेरे को वही लगाइए, ऐसी चॉइस वाली बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आपको आपके वैक्सीनेशन सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, या वहाँ के बेनिफिशरीज के हिसाब से जो वैक्सीन वहाँ अवेलेबल है वो देना चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि सेकेंड टाइम भी आपको वही वैक्सीन देना है, ये ध्यान रखें। इसलिए कौन सी वैक्सीन बेटर है, कौन से मेरे को प्रिफर करना चाहिए, इस धर्म संकट में ना आप पढ़े ना लोग श्रोताओं को मैं चाहूंगा कि वो पढ़े। जो वैक्सीनेशन सेंटर में इन दोनों में से कोई भी वैक्सीन अवेलेबल हो आप बिल्कुल लगाइए। दोनों के इफेक्ट लगभग बराबर है, दोनों की सेफ्टी और इफिकेसी लगभग बराबर है।
डॉक्टर साहब, हालांकि आपने ये टॉपिक कवर कर लिया है, बट महिलाओं से रिलेटेड जो 3 इशू था पीरियड में, पीसीओडी की प्रॉब्लम और प्रेगनेंसी में, आप फिर से एक बार थोड़ा सा विस्तार कर पाएंगे उस बारे में, बिल्कुल उस बिल्कुल। ड्यूरेशन में? हाँ। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान अभी वैक्सीन पे ट्रायल नहीं हुए हैं, हो रहे हैं। उनके रिजल्ट्स आने के बाद हो सकता है प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स को भी इसकी सलाह दी जाए कि वो वैक्सीनेशन के लिए जाएं। लेकिन अभी आज के प्रोटोकॉल के हिसाब से गर्भवती माताएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वैक्सीन नहीं दिया जाना है। यदि कोई दूसरी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जैसा कि आपने जिक्र किया, ओवेरियन प्रॉब्लम हो या कोई और इन्फेक्शन हो, गायनेकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो, तो भी आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ही इसको मना किया गया है। और बाकी यदि कोई बहुत सीरियस गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं। अदरवाइज वैक्सीनेशन के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली कंडीशन नहीं है। मैं ये सभी क्वेश्चंस के लिए पहले एक बार रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा गायत्री साहू जी धमतरी, मंजीत सिंह बबला डोंगरगढ़, और लक्ष्मण कुकरेजा जी का, कि उन्होंने समय निकाल के ग्रुप में ये सब क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा डॉक्टर साहब, एक जो चीज आ रही है ग्रुप के मैसेज में भी आई है अभी, कि वैक्सीन कराने गए हैं और उस समय अगर बीपी कम ज्यादा हो जाता है, तो व्हाट टू डू इन दैट केस? बीपी कम ज्यादा हो, मतलब पहले ही बताया, यदि आपको उस समय कोई खास बीमारी है तो जरूर आप थोड़ा सा वो बीमारी का ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद लगाइए। अदरवाइज यदि आपको हाइपरटेंशन पहले से है और लेकिन वो कंट्रोल में है, डायबिटीज है लेकिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वैक्सीन पे बिल्कुल जा सकते हैं। आपको पहले ही किसी कारण से चक्कर आ रहे हैं या कमजोरी महसूस हो रही है, तो वो बीमारी को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाइए। एकदम सीरियस कंडीशन में वैक्सीनेशन सेंटर जाके वैक्सीन लगाना तो कोई भी सलाह नहीं देगा। लेकिन अदरवाइज यदि आप नॉर्मल हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। एक डायबिटीज का मरीज है और वो डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन ब्लड शुगर ठीक है, उसको कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही, तो बिल्कुल उसको वैक्सीनेशन सेंटर जाना चाहिए और वैक्सीन लगा लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। एक मिनट, चैट बॉक्स में। ठीक है हाँ डॉक्टर योगेश जी, धवल। आपसे योगेश जी, हाँ एक सर, मिनट, चैट बॉक्स हाँ में सर। एक कौशल परमार जी का अच्छा क्वेश्चन है अभी प्री वैक्सीन का, वो लीजिए ना पूछिए प्लीज। पूछिए अनिल भैया, आपको कोऑर्डिनेट ये चैट नहीं बॉक्स नहीं नहीं, वाले को प्लीज आप ही। आप देखिए, आप देखिए ना, आप बहुत अच्छा कर रहे अच्छा हैं। अच्छा। जी 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 हाँ सर, एक मिनट। कौशल परमार जी का क्वेश्चन है सर, कि वैक्सीनेशन 2 रूप में अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्या ये संभव है कि दोनों लगवा सकते हैं, या सेम वैक्सीन लगवानी कंपलसरी? मैंने बताया दोनों वैक्सीन इंटरचेंजेबल नहीं है। आपको पहला जो वैक्सीन लगाया वही दूसरी बार लगाना है। यदि पहली बार कोविशील्ड लगाया तो दूसरी बार भी कोविशील्ड ही लगाना है। पहली बार कोवैक्सीन लगाया तो दूसरी बार भी कोवैक्सीन ही लगाना है। और ये भी ना सोचे कि मैंने कोविशील्ड लगा लिया तो 6 महीने बाद फिर जाके कोवैक्सीन भी लगाना। हाँ। ये भी इतना ज्यादा भी एंथुजियाज्म ठीक नहीं है। अभी के प्रोटोकॉल को हम फॉलो करें। आपको दोनों में से कोई एक ही वैक्सीन लगानी है और दोनों डोज में वही वैक्सीन लगानी है। ठीक है सर। सर वेरी क्लियर। एक डॉक्टर धवल मवानी जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अनिल भी, आपकी अगर इजाजत हो तो उनको अनम्यूट कर दूं मैं? हाँ अनम्यूट कीजिए प्लीज 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 सर। है ना? एक मिनट सर। प्री वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप ले लीजिए, कॉल करके ले लीजिए बल्कि। हाँ डॉक्टर हेलो। धवल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी। सर नमस्कार, डॉक्टर धवल मावानी, भिलाई छत्तीसगढ़ से। जी। सर सर निरल प्लीज। सर को नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार। काफी अच्छा सेशन रहा, पहले से जुड़ा हुआ था मैं। जी। और सर कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ मैं। एज ए प्रैक्टिशनर मैं डेंटिस्ट हूँ, पिछले 10 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ में। जी। और मेरे अभी जितने भी 2 या 3 प्रश्न होंगे सभी दर्शकों को और सर को भी बता दूं कि ये प्रश्नों को प्लीज वैक्सीनेशन के अगेंस्ट में ना ले। मैं वैक्सीनेशन के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं बोलना चाह रहा, मैं एक न्यूट्रल एक जानकारी चाह रहा हूँ। और मेरे जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सारे के सारे प्रूफ के आधार पर रहेंगे। और ये ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिए गए ना अफवाहों से लिए गए। तो कृपया करके मैं जो अपने प्रश्न है वो पूछना चाह रहा हूँ। एक जो सर मेरा प्रश्न था कि कोविशील्ड में, जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे पढ़ रहा हूँ,
कि कोविशील्ड वैक्सीन का एक कंटेंट जो है वो पॉलीसॉर्बेट 80 है, और पॉलीसॉर्बेट 80 को एनसीबीआई ने 2017 के लेबल स्टडी पे एनाफाइलेक्सिस करने के लिए कहा गया था कि एनाफाइलेक्सिस करता है ये। पॉलीसॉर्बेट 80 जो है इमल्सिफायर है, एक सरफेक्टेंट की तरह है सर, और सेम जो इमल्सिफायर सरफेक्टेंट है वो कोवैक्सीन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, एलजेल आईएमडीबी जो जेल है। तो सर ये जो पॉलीसॉर्बेट 80 है ये कहीं ना कहीं एनाफाइलेक्सिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या सर? बिल्कुल दे सकते हैं। ये जो प्रिजर्वेटिव्स इसमें ऐड किए जाते हैं वो वैक्सीन के प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि लंबे समय तक ये प्रिजर्वेटिव काम करें और वैक्सीन सही सलामत रहे। इसमें सिर्फ पॉलीसॉर्बेट नहीं है, बहुत सारे दूसरे प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, ईडीटीए है, और भी कई सारे हैं। यदि हम हर केमिकल का देखें तो हर केमिकल किसी न किसी को एनाफाइलेक्टिक शॉक कर सकता है, किसी न किसी को हर चीज से एलर्जी हो सकती है। लेकिन इनकी क्वांटिटी इसमें इतनी कम रहती है, और उसके बावजूद ये पूरे ट्रायल से गुजर चुके हैं, तीनों ट्रायल गुजर चुके हैं, और अभी कम से कम इतने करोड़ों लोगों को ये वैक्सीनेशन दिया गया है, और किसी में भी एडवर्स रिएक्शन में ये एनाफाइलेक्टिक शॉक रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसके जो एडीआर सर्विलेंस है काफी इफेक्टिवली हर मेडिकल कॉलेज में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। हर इम्यूनाइज व्यक्ति को बोला भी जाता है कि यदि आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो, एनाफाइलेक्टिक शॉक तो बहुत बड़ी बात होती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक तो ऐसा है कि वो पूरी वो तो सबको पता चल जाएगा। यदि आपको हेडेक हो रहा है या थोड़ा सा फीवर हो रहा है तो सिर्फ आप महसूस करेंगे, लेकिन एनाफाइलेक्टिक शॉक तो बहुत सीरियस कंडीशन होती है, उसमें डेथ भी हो जाती है। यदि ऐसा हुआ होता तो अभी तक कोई ना कोई रिपोर्ट हुई होती, लेकिन पूरे इंडिया में और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक एडवर्स ड्रग रिएक्शन सर्विलेंस में किसी ने भी एनाफाइलेक्टिक शॉक रिपोर्ट नहीं किया है। तो इसलिए हम मान के चल सकते हैं कि इसके जो भी कंटेंट्स इसमें यूज किए गए, एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज किए गए हैं, तो वो सेफ हैं, और इससे अभी तक किसी को भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन नहीं हुआ। हर केमिकल किसी न किसी व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है। फूल इतने अच्छे दिखते हैं, सब लोग तो फूल से खुश होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको फूलों से भी एलर्जी होती है। वो चीज वो एक अलग चीज है। तो इसलिए किसी न किसी कंटेंट से या केमिकल से किसी करोड़ों में एक आध व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है, तो वो एक बहुत ही रेयर चीज है। उसके कारण से हम वैक्सीनेशन को रोक दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। सर मैं चूंकि देख पा रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो AEFI रिकॉर्ड किया हुआ है, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जैसे आप ADR बता रहे हैं, AEFI के कुछ केसेस में प्लस यूरोप की कुछ स्टडीज में पॉलीसॉर्बेट 80 से एनाफाइलेक्सिस हो रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं। और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डेटा को भी मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो आपने जैसे अभी जानकारी दी कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड में किसी को प्लस या माइनस नहीं बोल सकता हूँ, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों ही आपको जहां अवेलेबिलिटी मिल रही लगवा दीजिए उसको। तो क्या सर ऐसा नहीं लगता कि कोवैक्सीन इस चीज से थोड़ा सा अलग होकर के ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है और अच्छा कर रहा है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की स्टडी चल रही है, और लॉन्ग टर्म स्टडीज के जो परिणाम होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन भी अभी शुरू हुए 3-4 महीने ही हुए हैं, तो इसलिए इसके लॉन्ग टर्म परिणाम जो होंगे आने वाले स्टडीज में बता पाना संभव होगा। लेकिन आज की डेट में दोनों के ही इफेक्ट्स लगभग बराबर है, और 19-20 के फर्क को कोई मायने नहीं रखता। इसलिए हम बेवजह के दोनों के बीच में कंपैरिजन करें, ये अच्छा नहीं होगा। यदि मैं आज ये कह दूं कि ए अच्छा है बी से, तो लोग ए के पीछे पड़ जाएंगे, बी को कोई नहीं पसंद करेगा, जबकि बी भी उतना ही इफेक्टिव है। तो इसलिए वो बेमतलब के उन दोनों के को कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं होता। जो अवेलेबिलिटी है, वैसे ही दोनों वैक्सीन की भी थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, और उसके बाद हम प्रेफरेंस देने लगे या प्रायोरिटाइज करने लगे और ये कहने लगे कि मेरे को यही वैक्सीन चाहिए, तो वो प्रैक्टिकली ठीक बात नहीं होगी। इसलिए जो आपने अपने मीटिंग में आपने बताया कि दोनों में से मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकता, दोनों ही इक्वल हैं। जी सर एक जानकारी और चाहिए थी, चूंकि डॉक्टर के अग्रवाल यूट्यूब पे अगर बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो ये बताते हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो एक मार्कर होता है हमारे में, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है या 2 से ज्यादा आ रही है, तो उसमें वैक्सीनेशन के पहले अपने जो भी कंसल्टेंट फिजिशियन है वगैरह से संपर्क करें। तो क्या सर ये CRP की जो वैल्यूज हैं ये सही में मायने रखती है?
कोई मायने नहीं रखती। अभी वैक्सीनेशन की जो भी गाइडलाइंस आए उसमें कभी ये नहीं कहा गया है कि आपको वैक्सीनेशन के पहले आपका सीआरपी टेस्ट करना है, कहीं नहीं लिखा है। जी तो जी इसलिए ये इस चीज को अपन बेमतलब का तुल दे तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। आज यदि हम ये कह दें कि सीआरपी टेस्ट करा के लाइए तो हो गया, फिर तो बंटा डार है, सबके सब जाके पहले लैब में सीआरपी टेस्ट करते बैठे रहेंगे। तो ये, जी और इसका कोई सेंस नहीं है। यदि सीआरपी 6 की जगह 8 या 10 आ गए, इसका ये मतलब नहीं कि उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया जा सकता। मैंने तो बड़ी बड़ी कंडीशंस बताई जिसमें वैक्सीनेशन देना है। इवन कैंसर के मरीज को भी देना है, इवन रीनल फेलियर वाले मरीज को भी देना है, या किडनी प्रॉब्लम किसको है उसको भी देना है, पल्मोनरी डिजीज हो उसको भी देना है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको भी देना है, मेलिग्नेंसी हो उसको भी देना है। तो सीआरपी तो कहीं नहीं टिकता उसके सामने। जी सर, एक जानकारी और चाहिए थी कि जैसे कई लोग बोलते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन हम आईजीजी आईजीएम की वैल्यूज टेस्ट कराना चाहते हैं, एंटीबॉडीज बनी या नहीं बनी। अभी रिसेंटली ये भी काफी सारे फोरम्स पे बात चल रही है हमारे मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन से कि स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी का भी टेस्ट कराना से पता चलता है कि एंटीबॉडीज डेवलप की या नहीं। तो स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करानी थी, कोई जरूरत नहीं कराने की। वो नेचुरल प्रोसेस में आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती इसके इसके पहले भी हमने कई सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स किए हैं, अभी भी बच्चों में कई सारे इम्यूनाइजेशन देते हैं, चाहे वो जी एमएमआर का वैक्सीनेशन हो या डीपीटी हो या कॉलेरा का हो या टाइफाइड का हो या इन्फ्लुएंजा के हो या फिर किसी तरह के जो वैक्सीन देते हैं, इसके बाद कहाँ हम अपना एंटीबॉडी टाइटर का टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्यों पीछे पड़े कि एंटीबॉडी टाइटर किया जाना चाहिए। तो ये जी बेवजह की बातें हैं, इसका कोई सेंस नहीं है और इसलिए कराने की भी जरूरत नहीं है। हम बच्चों में एमएमआर का इंजेक्शन लगाते हैं तो कहाँ हम एंटीबॉडी टेस्ट कराने जाते हैं। ठीक बात है। जी सर। चैट बॉक्स से ले लीजिए क्वेश्चन। और आपने एक चीज बताई थी कि एडीआर का कुछ डेटा अगर आपके पास अवेलेबल हो छत्तीसगढ़ का, कि अगर कोई डेटा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप जानकारी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी मेडिकल कॉलेज रायपुर से संपर्क कीजिए। वो अभी तक के इम्यूनाइजेशन के बाद जितने भी एडवर्स रिएक्शन है उसके पूरे रिकॉर्ड्स आपके पास मिल जाएंगे। जी डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी मेडिकल कॉलेज रायपुर, जी आप उनसे ठीक है। संपर्क करेंगे तो पूरे डाटा मिल जाएंगे। एट प्रेजेंट मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वहाँ आपको पूरे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। जी सर, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ योगेश जी सर आगे ये, ले लीजिए। हाँ जी सर। सर ये डॉक्टरों की टेक्निकल डेफिनेशन में हम जैसे आम नागरिकों को एक क्वेश्चन है सर। रिया नागदेव जी बोल रही हैं कि डायबिटिक पर्सन इज ओके टू गेट वैक्सीनेटेड if if their sugar level is high, lipid profile is also disturbed, in the condition in which a diabetic should avoid getting vaccinated। ये ऐसी कौन सी कंडीशन है सर जिसमें शुगर वाले को जाना नहीं है वैक्सीनेशन? ये डायरेक्टली ये पूछ। चाहे डायबिटीज में शुगर उनका ज्यादा भी हो, चाहे लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ चल रहा हो, तो भी उनको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों को वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है। ओके ओके सर। सर डायबिटिक पेशेंट्स में कोविड इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक पेशेंट के कंपैरिजन में वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है। ठीक बात है सर। हाँ, सर अब योगेश एक हम सवाल, लोग, हाँ एक सवाल मेरा है योगेश, तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी प्लीज सर। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं जैसी कमलेश राजा। आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कल नेट में भी आया था कि एक जू में 8 बब्बर शेर को जो है कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, उनका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है। तो ये तो पिंजड़े में है तो इनको होम आइसोलेटेड भी करा सकता है, लेकिन यही अगर डोमेस्टिक एनिमल और जंगल के जानवरों में भी अगर फैल गया तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा पाएगा? क्या अभी ये सिर्फ न्यूज़पेपर की बातें हैं, ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ हो जाने दीजिए, उसके बाद कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। अभी तक जो भी नॉलेज है, जो भी साइंटिफिक डाटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से कोरोना वायरस अभी किसी भी डोमेस्टिक एनिमल्स में या इवन वाइल्ड एनिमल्स में भी नहीं पाया गया है। जहाँ शुरुआत हुई थी वहां जरूर ये कुछ एनिमल से इसकी शुरुआत मानी जाती है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि किस जानवर से ये वायरस आए थे। इसलिए आज की डेट पे अभी ये मान लेना कि कोई किसी डोमेस्टिक एनिमल्स में या किसी वाइल्ड एनिमल में, चाहे वो लायन हो या टाइगर हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे और कोई, उनमें ये कोरोना के वायरस पाए गए हैं या हो सकता होंगे, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। वेट कीजिए, साइंटिफिक स्टडीज सामने आएंगे तो उसके बाद चीजें और भी क्लियर होगी। लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है
कि कोरोना वायरस किसी हाँ, लायन में या किसी टाइगर में हो। आज भास्कर में ही आया है कि 8 बब्बर शेर पे कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, उनके टेस्ट भी हुए हैं। कोरोना के लक्षण क्या, इंसानों में कोरोना के लक्षण कौन से होते जरा बताएं। इंसानों में भी तो सर्दी कोरोना के जुकाम कोई लक्षण बुखार। नहीं होते हैं। आज बिना लक्षण के इंसान पॉजिटिव पाया जाता है, तो जी जी बब्बर शेर में कहाँ से लक्षण मिलते? नहीं, पर ये भास्कर पेपर न्यूज थी, इसलिए हाँ, न्यूज तो आती जानना रहती जरूरी है, था। सेंसेशन बनाने के लिए न्यूज न्यूज आती रहती है, लेकिन जब तक उसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो जाएगा तो उसको मानना जल्दबाजी होगी और गलत भी होगी। जी सर, ये तो बहुत वैसे अच्छा समाधान आपने सर बताया सर, क्योंकि ये न्यूज बहुत सारे लोगों को मतलब ये परेशान भी कर रही थी कि वाकई जानवरों को होगा तो वो तो ऐसा संक्रमण नहीं होगा कि नहीं उसको नहीं, कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। आपने तो बहुत जंगल सही बात कही सर। जी इतनी जंगल इतनी के ज्यादा जानवरों को कैसे आप आइसोलेट कर पाओगे, या कैसे उनको वैक्सीनेट कर इतनी पाओगे? ज्यादा काल्पनिक बातें सोचने की जरूरत नहीं है। जी हम जी अपने आप को, इंसानों को तो कंट्रोल कर लें, सही एनिमल्स की बाद सही में सही है। सोचेंगे। एनिमल्स की बाद में सर सोचेंगे। जी सर सर। ऐसे कि मतलब आपके हर एक स्टेटमेंट में एक जेनेरिक व्यू है और उसका हम कदर करते हैं। हाँ सर, मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में ड्यूरिंग वैक्सीनेशन जिस चीज का एहतियात बरतना है या किसी को कुछ एंजाइटी होती है उस कैटेगरी को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं ऑडियंस से अपील करूंगा कि अब वैक्सीनेशन लगाते समय अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड आप अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर तो इसी कैटेगरी का पहला क्वेश्चन है कि क्या हमको मास्क और फेस शील्ड पहन के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है वैक्सीनेशन साइट में कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। जो कोविड प्रोटोकॉल है वो हर जगह फॉलो करना है, हर समय फॉलो करना है। चाहे घर में हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे दूध लेने जा रहे हो या सब्जी लेने जा रहे हो या वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मास्क लगाना है मतलब लगाना है। आप तो पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर में जा रहे हैं, तो वहां तो लगाना ही पड़ेगा आपको। वहां ठीक लगाना है है, सर। ये पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाइए। उससे न सिर्फ आपका प्रोटेक्शन होगा बल्कि बाकी लोगों के लिए भी वो अच्छा रहेगा। तो वो प्रोटेक्शन तो आपको करके ही जाना है। सर दैट वाज वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं किया गया है, और 18 साल के ऊपर के ही लोगों को वैक्सीनेशन देना है। उसके पहले के बच्चों को इसलिए वैक्सीनेशन नहीं देना है क्योंकि अभी तक इन दोनों वैक्सीन का पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, मतलब बच्चों में, कोई ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको उन बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। अब आप ये कहेंगे बच्चों में ट्रायल क्यों नहीं किया गया, तो उसका जवाब ये है कि ये जो संक्रमण है कोरोना का, ये सीनियर लोगों में, बड़े लोगों में, एडल्ट्स में या फिर बुजुर्ग लोगों में ही ज्यादा पाया गया है। अभी तो ये तो सेकंड फेज में कुछ बच्चों में इन्फेक्शन जरूर मिले हैं, लेकिन उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य के बराबर है। और इसलिए पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है, बल्कि बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए पीडियाट्रिक एज ग्रुप को अभी इस वैक्सीनेशन के दौर से बाहर रखा गया है। आने वाले समय में जब पीडियाट्रिक एज ग्रुप में इन वैक्सीन का ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा और उसमें भी ये सेफ पाए जाएंगे और सुरक्षित पाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों को भी वैक्सीन देने की बात आगे आएगी। इंतजार कीजिए, हो सकता है उसके लिए भी प्रोटोकॉल बनेंगे और उसके हिसाब से फिर इन बच्चों को भी हम वैक्सीन दे पाएंगे। लेकिन आज की डेट पे ये मान के चले कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, उनको कोविड से संक्रमण होने के चांसेस वयस्कों की तुलना में या बुजुर्गों की तुलना में बहुत कम है या नगण्य है। सर अगला जो क्वेश्चन है ये मैं 3-4 डॉक्टरों के मुंह से भी सुना हूँ पर्सनली, जो ये बोलते हैं कि इज इट ट्रू दैट इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग योर फर्स्ट जॉब, है ना, फर्स्ट डोज, बॉडी बिकम्स लेस इम्यून और वो ज्यादा प्रोन हो जाती है किसी वायरस अटैक के लिए? तो क्या ये बात सही है सर, इमीडिएटली हाँ आफ्टर फर्स्ट डोज? हाँ, यदि आपने डॉक्टर से सुना होगा तो निश्चित रूप से सही बात सुनी होगी। वो इसलिए सही बात इसलिए है कि जब आप फर्स्ट डोज देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अभी तक आज तक कोविड वायरसेस को कभी झेला नहीं है। हमारे शरीर में कोविड वायरसेस कभी आज तक प्रवेश नहीं हुए हैं। ये पहली बार अब फर्स्ट डोज के माध्यम से वायरस प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए जो एंटीबॉडीज हमारे पास होंगी या जो थोड़ा बहुत भी उसके अगेंस्ट लड़ने की क्षमता होगी, वो उस वायरसेस के को न्यूट्रलाइज करने में खत्म हो जाएगी या यूज हो जाएगी। इसलिए कुछ समय के लिए हमारा शरीर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की एरिया में होगा। इसलिए हम कहते हैं वैक्सीनेशन के बाद भी, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, आपको कोविड प्रोटोकॉल को 100% बड़ी शिद्दत के साथ निभाना है, उसको अपनाना है, उसका पालन करना है। इसीलिए कहा जाता है
कि आप खासतौर पे फर्स्ट डोज के बाद, फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में, और सेकेंड डोज के बाद भी इम्यूनिटी डेवलप होने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। इस दौरान आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी है, उसके बाद भी लेनी, मैंने उसका भी जिक्र किया, उसके बाद भी लेनी, लेकिन ये थोड़ा जी जी सा और रिस्की एरिया है, यहाँ पे तो आपको जरूर संक्रमण होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको पूरे प्रोटेक्शन लेना है। जैसा उन्होंने कहा है कि फर्स्ट डोज के बाद थोड़ी सी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसका कारण ये है कि आपकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने की क्षमता, क्योंकि पहली बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो बी लिम्फोसाइट्स को पहले स्टिमुलेट करेंगे, उसको प्राइम करेंगे, उसको तैयार करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, तो इस दौरान वो काफी सारे बी लिम्फोसाइट्स उस पर इंगेज हो जाते हैं, इसलिए आपकी इम्यूनिटी थोड़े समय के लिए थोड़ी सी कम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच सर। मतलब ये यो क्वेश्चन लगभग 20 लोगों और 25 लोगों के पास से आया NLVI ये वाला क्वेश्चन जो था सर। जी जी इसी जी में इमीडिएटली एक क्वेश्चन था सर कि वैक्सीन जैसे ही लगाए और वैक्सीन लगाने के बाद जो नॉर्मल साइड इफेक्ट रहता है, हेडेक, बॉडी एक और फीवर जो आता है, ये तो आता ही है और ये शुभ संकेत है, बोलते हैं कि असर कर रही है। बट ये अलार्मिंग कब हो जाता है कि अगर जैसे हमारे एक मामा श्री थे, उनको अब हुआ और बुखार आया और वो बुखार 5 दिन रह गया और फिर टेस्ट कराने से सर पता चला कि उनको कोविड हो चुका है। तो सर तो ये अलार्मिंग कब होगा, कब हमको ये चेक करना चाहिए कि ये हेडेक और बॉडी एक जो है ये नॉर्मल वैक्सीनेशन का नहीं है? सर व्हाट यू। सर इसी में सर मैं एक क्वेश्चन और जोड़ रहा हूँ सर आपकी अनुमति से, कि जी ये एकदम ठीक बात है सर। ये ना जैसे वैक्सीन में मेरा भी वैक्सीन हुआ, मेरे साथ मेरे 20 दोस्तों का हम लोगों ने करवाया था वैक्सीन। इसमें से हमारे जो है 5-7 लोगों को, तो जैसे जिसमें मैं खुद भी था, 2 दिन हम लोगों को बुखार रहा, कुछ लोगों को सिर दर्द रहा, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ सर। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइएगा सर प्लीज। हाँ, बिल्कुल साइड इफेक्ट्स थोड़े से मैंने जिनका जिक्र किया होते हैं, वो भी 4 या 5% से ज्यादा लोगों में नहीं होते, जो हमारे ADR के डाटा है। बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, बुखार आ सकता है, कुछ देर बॉडी एक हो सकता है, थोड़ी वीकनेस लग सकती है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि यदि ये नॉर्मल पैरासीटामोल लेने से ठीक नहीं हो रहे हैं और तीसरे चौथे दिन भी कंटिन्यू हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर की सलाह लें और इसके बाद कोविड का भी टेस्ट करा लें। इसलिए जैसा मैंने बताया कि वैक्सीन लगाने से आप 100% सुरक्षित नहीं होते हैं, उसके बाद भी संक्रमण होने के थोड़े से चांसेस रहते हैं। उस चांस को, उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए आपको यदि कोविड टेस्ट कराना पड़े तीसरे चौथे दिन, तो बिल्कुल करा लेना चाहिए। यदि फीवर परसिस्ट कर रहा हो, यदि सर्दी जुकाम परसिस्ट कर रही हो, या कोई भी इस तरह की तकलीफ वैक्सीन लगाने के तीसरे चौथे दिन भी यदि कंटिन्यू रहती, तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है और यूजुअली 1 या 2 दिन में ये सब चीजें ठीक हो जाती जी सर। हाँ योगेश जी, आपसे एक निवेदन है, जैसी हाँ सर। अमितेश पाठक हमारे जोन डायरेक्टर सर है ना, वो हाँ हैंड राइज करें प्लीज, उनको दीजिए ना। सब जस्ट एक क्लैरिफिकेशन था। जी। पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद में कितने दिन के बाद में हम लोग वैक्सीन ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर अपने प्रकाश डालेंगे तो बेहतर होगा सर। हाँ, यदि आपको इन्फेक्शन संक्रमण हो चुका है तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नॉर्मली 14 दिन में ठीक हो ही जाते हैं होम आइसोलेशन में। तो उसके 14 दिन के बाद आप फिर से 4 से 6 हफ्ते के बीच में वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ठीक होने मतलब की अगर सपोज की एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर सपोज 30 तारीख को अगर हम लोग ठीक हुए हैं तो उससे 4 से 6 हफ्ते बाद में वैक्सीन लेने जा सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते के बीच में चलाइए, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते के अंदर। अच्छा, 4 से 6। थैंक यू 4 डॉक्टर से साहब। 6 हफ्ते के बीच में आप लगा लीजिए। क्लिनिकल रिकवरी के बाद, क्लिनिकली यदि एकदम नॉर्मल हो गए हैं, कोई बुखार नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आप होम आइसोलेशन का पूरा ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो उसके बाद आप 4 से 6 हफ्ते के बीच में वैक्सीनेशन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, थैंक यू सर। योगेश सर, वेरी मच। हाँ सर। योगेश सर, एक हमारे व्यापारी हैं, हमारी इंदिरा मार्केट व्यापार की, मतलब प्लीज हमारे प्लीज सर। चैम्बर की हमारे मेंबर हैं व्यापारी संघ से, अशोक नागदेव सर करके होंगे, उनकी बिटिया होगी, हाँ देखिए तो प्लीज यदि। Good evening, sir. हाँ I would like to thank firstly all the JCI members and Dr. Arvind Neeral for the amazing session and very informative session that it was. And sir, I would like to ask that in case of a diabetic patient with high sugar levels and also high triglyceride levels, is it okay to get vaccinated?
like over 300. My father's sugar right now is over 300. Why this is over 300? Why it is not under control? Get it controlled by either increasing the dose of the anti-diabetic drug or insulin, and then you can go for otherwise also if they are constantly keeping their blood sugar so high, they are more prone to get the infection, and the infection in these cases will be dangerous, maybe complicated, and therefore these are the persons who are in need of vaccination much more than otherwise. So they must get vaccinated, and So we also should at the same time try to control the diabetes also, sugar level also. Otherwise, if they are not yes, not under control even after medicines, they can go for vaccination, no problem. okay, okay, thank you. योगेश जी, Thank एक ना गणात्रा जी का क्वेश्चन आप पूछ लीजिए कुलवंत भी। मतलब डॉक्टर साहब, एक गुड़िया है 20 साल की है, उनके हार्ट में होल है, हाँ बचपन से है, और शुड से गो फॉर वैक्सीनेशन और 20 साल की। हाँ हाँ बिल्कुल, यदि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, किसी तरह के हार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे बता रहे हैं होल है, बिल्कुल उनको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, लगा लेना चाहिए। 20 साल की उम्र है, 18 साल से ऊपर है तो यकीनन उनको वैक्सीनेशन सेंटर ले जाके वैक्सीन लगाना चाहिए। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में नहीं आते हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए। हाँ सर, अगर रिकवरी के 4 हफ्ते बाद भी बॉडी में पेन हो, कमर में दर्द हो, तो क्या वैक्सीन लगा सकते हैं? प्रेम जैन जी पूछ रहे हैं। आपकी कंप्लीट रिकवरी हो रही है, उसके बाद भी कमर में दर्द हो रहा है या मस्कुलर पेन हो रहा है, तो उसके कोई दूसरे कारण होंगे। पहले तो देख लीजिए कि वो मस्कुलर पेन या कमर में दर्द क्यों हो रहा है। वो कुछ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और बीमारियां हो सकती है, क्योंकि कोरोना के पहले भी कमर दर्द हुआ करते थे। ऐसा तो नहीं कि कोरोना के कारण ही कमर दर्द होते हैं, तो वो किसी और कारण से भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप यदि कोरोना से कंप्लीट रिकवरी आपकी हो चुकी है, तो उसके बाद 4 से 8 हफ्ते के बीच में, 4 से 6 हफ्ते के बीच आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं, लगाना चाहिए। चाहे थोड़ा बहुत कमर दर्द हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये फोरम तो, राज भाई आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना है। हाँ प्लीज प्लीज। कि मेरी मौसी के लड़के का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था सर, माउथ ऑन्कोलॉजिस्ट से। उसको माउथ कैंसर था, उसको 10 साल के करीब करीब हो गए हैं, और अभी सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल है। तो अभी उसको वैक्सीनेशन के लिए जाने का यहाँ के लोकल डॉक्टर ने तो हाँ बोला है, और अभी हमने वहां से कंफर्म भी किया मुंबई डॉक्टर सुल्तान प्रधान से, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए। तो सर उसका रीजन हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कौन सा कैंसर है उनको, क्या है? माउथ कैंसर। माउथ कैंसर है। मेरे ख्याल से तो वो उनको वैक्सीनेशन पे जाना चाहिए, वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए। यदि वो कैंसर का ट्रीटमेंट भी ले, एंटी कैंसरस ड्रग्स भी ले रहे हैं जी, तो भी वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। और बहुत सारी एंटी कैंसरस ड्रग्स थोड़ी सी इम्यूनो सप्रेसेंट होती है, उसका इम्यून सिस्टम हो सकता है तो उतना अच्छा काम ना करता हो जितना सामान्य लोगों का करता है। एंटीबॉडीज बनाने में उतनी सफलता शायद ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ी बहुत भी सफलता मिलती है, थोड़ी बहुत भी इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो उस मरीज के लिए वो फायदेमंद भी होगी। क्योंकि वो कैंसर के कारण, मैलिग्नेंसी के कारण, तो उनकी बॉडी का रेजिस्टेंस नॉर्मल लोगों से तो डेफिनेटली कम रहता है, और इसलिए उनको इस तरह के इम्यूनाइजेशन की कहीं ज्यादा जरूरत है। लेके जाइए, उनका वैक्सीनेशन जरूर कराइए। सर एक क्वेश्चन और ब्लड से रिलेटेड है कि वैक्सीनेशन के बाद में कितने दिनों के बाद में ब्लड डोनेट किया जा सकता है? इसके लिए सर क्लैरिफिकेशन बहुत अलग अलग जगह लोगों से अलग अलग मिल रही है। वैक्सीनेशन के बाद 28 दिन बाद, 4 हफ्ते बाद नाको की गाइडलाइन आई है, 4 हफ्ते बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज जो भी लिया आपने, यदि फर्स्ट डोज लिया, सेकेंड डोज अभी बाकी है, तो उसके बाद भी 28 दिन बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। सेकेंड डोज के बाद भी 28 दिन बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ओके सर। एक क्वेश्चन योगेश मैं मेरे चैट में आया हुआ है डायरेक्ट, है ना, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोविड पॉजिटिव में माँ अपने 5 महीने के बच्चे को दूध पिला सकती है क्या? अभी वो बिल्कुल, अभी समझिए आज ही उनकी सिस्टर जो है, एक भाई पूछ रहे हैं, उनकी सिस्टर आज ही पॉजिटिव हुई है, कह रहे हैं। गर्भवती जो माताएं स्तनपान कर रही है, स्तनपान से किसी ने मना नहीं किया, बिल्कुल वो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है, लेकिन उस समय भी उनको वही कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। अब उनको मास्क लगाए, मुंह में मास्क लगा के रखें, और बेमतलब के बच्चे को मुंह से ज्यादा के पास ना लाए, लेकिन स्तनपान जरूर करा सकती हैं।
क्योंकि स्तनपान के इतने ज्यादा फायदे हैं कि वो कोविड के नुकसान से कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं, इसलिए उन फायदों को उस बच्चों से महरूम ना रखें, और इसलिए उनको जरूर ये स्तनपान कराना चाहिए। सर ये सब सीरियस डिस्कशन के बीच में एक हमारे बड़े बंधु हैं रामदेव जी टावरी, और वो अपनी फीलिंग भी बता रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो थोड़ा आपसे अन्यथा चाहूंगा। लाइक आई एम 47 years old and I love my wife and life both. That is why I went for both vaccination doses. बट मेरे भाई उसके बाद भी ये बता कि एंटीबॉडी चेक करूं क्या, क्योंकि मेरे को जीना है। अब इसका क्या आंसर है सर? मतलब वो दोनों वैक्सीनेशन लगा चुके हैं और अपने लाइफ को बहुत मोहब्बत करते हैं, और उतना ही मोहब्बत वाइफ से भी करते हैं, और हाँ, नाम भी बोले हैं रामदेव टावरी, है ना? तो आप बताइए सर, एंटीबॉडी टेस्ट ऐसे लोगों का आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, उनको एंटीबॉडी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। यदि उन्होंने दोनों वैक्सीन लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है। उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी और उनको संक्रमण से बचाएगी, प्रोवाइडेड वो अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पूरा फॉलो करते रहें। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कुछ मामलों में वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन उस बहुत कम पॉसिबिलिटी को भी जीरो करने के लिए आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें। और ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने दोनों वैक्सीन लगा लिए और वो अपनी जिंदगी से इतना प्यार करते हैं, ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा। योगेश सर जी, ये अजय तीसरा, जायसवाल जी, जेसी अजय जायसवाल जी का भी क्वेश्चन है, वो भी ले लीजिए, आपने जेसीस के हैं चैट बॉक्स में प्लीज। सर 4 अप्रैल के पहला वैक्सीनेशन उन्होंने लगाया था, और इन्फेक्टेड हो गए हैं वो 9 अप्रैल की, कोविड पॉजिटिव निकली उनकी रिपोर्ट। तो अब उनको सेकेंड वैक्सीनेशन की डोज लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। यदि फर्स्ट डोज लगाने के बाद यदि उनको इन्फेक्शन हो गया है तो वो इन्फेक्शन निश्चित रूप से ठीक भी हो गया होगा। उनका यदि होम आइसोलेशन कंप्लीट हो गया, पूरी कंप्लीट क्लिनिकल रिकवरी हो गई है, तो कंप्लीट रिकवरी के 4 से 6 हफ्ते के बीच में वो सेकंड डोज ले सकते हैं और लेना चाहिए। ठीक बात है सर। मैं तीसरी कैटेगरी, जो अब हमारी है फाइनल कैटेगरी पोस्ट वैक्सीनेशन की, उस पर आ गया हूँ। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप पोस्ट वैक्सीनेशन जो क्वेरीज थी वो अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ सर, ये बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन है और ये हमेशा आते रहता है। विल एक्चुअली एंटीबॉडी विल डेवलप आफ्टर टेकिंग दिस डोज, और ये जो एंटीबॉडी बनती है ये इम्यूनिटी कितने दिन तक के लास्ट करती है? इसका कुछ पैमाना है क्या, कि मतलब 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, कि हर वैक्सीन में अलग होता है? सर ओवर टू यू। देखिए, ये वैक्सीन पहली बार लगाया गया और अभी अभी ये वैक्सीन लगाना शुरू किए गए हैं, और इसके ट्रायल्स भी बहुत लंबे समय तक नहीं हुए थे। इसलिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज भी, साइंटिस्ट भी, वायरोलॉजिस्ट भी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी इस बात के लिए अभी श्योर नहीं है कि ये वैक्सीन का इफेक्ट जो एंटीबॉडीज बन रही है वो कितने दिन तक आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ा के रखेंगी। इसलिए आज की डेट पे ये बताना कि ये जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वो 6 महीने काम करेगी कि 1 साल करेगी कि पूरी जिंदगी भर काम करेगी, ये नहीं बताया जा सकता है। लेकिन आप मान के चलिए कि कम से कम 9 महीने या 12 महीने तक इसकी इम्यूनिटी रहेगी। और इस बीच यदि साइंटिस्ट ये समझते हैं कि वायरोलॉजिस्ट वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज कि इसका थर्ड डोज देने की जरूरत है, तो वो खुद ही बताएंगे कि ये थर्ड डोज हमको कब लेना है, जिसको हम सेकंड बूस्टर डोज कहेंगे, और ताकि वो इम्यूनिटी और ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहे। तो आज की डेट पे एग्जैक्ट ये बताना कि इसकी इम्यूनिटी कितने समय तक बरकरार रहेगी, ये संभव नहीं है। सर व्हाट इफ न्यू म्यूटेंट्स आर कमिंग? अब जैसे यूके म्यूटेंट है, N440 वाला बोल रहे हैं, अब तेलंगाना वाला नया म्यूटेंट है, तो ये सब में ये वैक्सीन काम आ जाएंगी? बिल्कुल, अभी तक जो स्टडीज हुई है और यूनाइटेड अमेरिका में भी जो स्टडी हुई है, उन्होंने पाया है कि जो वैक्सीन अभी यूज कर रहे हैं उनसे जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो सभी म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी काम करेंगी। इसलिए कि जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो किसी एक पार्ट के अगेंस्ट नहीं बनते, वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट भी बनते हैं। वायरस के दूसरे जो एनवेलप में केमिकल्स पाए जाते हैं या उसके न्यूक्लियस में या आरएनए में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट भी ये एंटीबॉडीज बनती हैं। इसलिए ये एंटीबॉडीज जो नए म्यूटेंट्स होंगे, म्यूटेशन जो है ना, आप लोग को शायद ऐसा लगता होगा कि बहुत भारी चीज है, या जो वायरस है वो बहुत
ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही व्हाट्सएप में माइन्यूट तो यही चेंजेस, बोलते हैं सर। नहीं, बहुत ही माइन्यूट चेंजेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, और इसलिए हमारे जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो इन वायरसेस के नए म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी काम करेंगे, ये मान के चलिए। इसलिए ये कहना कि जो नए म्यूटेंट्स आएंगे उसके अगेंस्ट हमारे वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होंगे, ये गलत। सर एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा अलग है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि संभावना बहुत कम है इस तरह की लापरवाही होने की, लेकिन क्वेश्चन आया है और हमारे एक जिम्मेदार सदस्य ने पूछा, जितेंद्र हासवानी जी, हमारी टीम के मेंबर हैं। उनका ये एक शंका उन्होंने पूछी है सर अपनी, कि यदि किसी ने पहले कोवैक्सीन का डोज लगवा लिया और दूसरा डोज उसको कोविशील्ड का लग जाए, हालांकि बहुत कम चांसेस है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं क्या सर, ऐसा किसी के साथ हो गया तो? नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी एक वैक्सीन के लगाने से कोई साइड इफेक्ट अभी तक, जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है वही थोड़े बहुत होंगे तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लेकिन जो एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया है उसमें जरूर फर्क पड़ता है, इसलिए एंटीबॉडी का बनाना उतना अच्छा नहीं होगा जितना अदरवाइज हो सकता था। इसलिए उनको चाहिए कि वही वैक्सीन लगाए जो उन्होंने पहली बार लगाया था। और आपके मोबाइल पे वो जो स्लिप आती है उसमें लिखा रहता है कि आपका फर्स्ट डोज कोवैक्सीन था या कोविशील्ड था। इवन जब आप आधार कार्ड से अपना एंट्री कराते हैं पोर्टल में, उस पोर्टल से भी पता चल जाता है कि आपको पहला वैक्सीन कौन सा लगा। जी सर, मैंने इसीलिए कहा कि ये संभावना बहुत कम है करके जी। हाँ, संभावना कम है, लेकिन ह्यूमन एरर है, कभी मान लो गलती से कोई दूसरा वैक्सीन लग गया तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो कम से कम नहीं होंगे। सर एक मेरा सवाल है, मैं नितेश केडिया बोल रहा हूँ। ठीक। सर जैसा कि पहला मेन कोर्स लेने के बाद में सेकंड डोज लेने के लिए जो भी इंटरवल होता है, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता या 8 हफ्ता, अगर मैं किसी सर्कमस्टांसेस में फंस गया और वो डोज मैं समय पे नहीं ले पाया, मैं 6 हफ्ता 8 हफ्ते की भी पीरियड को क्रॉस कर गया, तो उस कंडीशन में क्या मुझे वैक्सीनेशन शुरू से शुरू करना पड़ेगा, या उसके लिए आप क्या अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, आपको वैसे भी काफी मार्जिन दी गई है, 4 से 6 हफ्ते, मतलब आपको 2 हफ्ते की मार्जिन दी गई, 14 दिन की मार्जिन, 14-15 दिन की मार्जिन दी गई है। 14-15 दिन को आप 20-25 दिन तक भी ठीक है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि 6 महीने का गैप हो गया, साल भर का गैप हो गया, तो निश्चित रूप से आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो अदरवाइज ले सकता था। क्योंकि फर्स्ट डोज में आपके जो मेमोरी सेल्स बने हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स के प्राइमिंग हुई है, सेंसिटाइजेशन हुआ है, वो फिर उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए जो सेकंड डोज आप यदि काफी लंबे समय बाद लगाएंगे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए बेटर होगा कि उस समय फिर आप फर्स्ट डोज भी लगाएं और फिर सेकंड डोज लगा लें तो बेटर होगा। और ये क्योंकि अभी तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी अभी शुरू हुआ है, इसलिए इतना ज्यादा लंबा होने की तो शायद बात ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मतलब अगर हफ्ता 15 दिन, अगर सिर्फ हफ्ता 15 दिन का ही अगर देर हुआ है तो वो रिक्वायर्ड नहीं, हफ्ते 15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से आप सेकंड डोज जो शेड्यूल टाइम के बाद भी यदि आप एक हफ्ता या 2 हफ्ते लेट लगाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर ग्रेनुलर स्टडी ऑफ यूके यूएसए इन लोग रिपोर्ट किए, कई जगह वैक्सीन को स्टॉप भी किए, बोले कि इसमें पोस्ट वैक्सीनेशन क्लॉटिंग का इशू आया है। तो इसको आप पोस्ट वैक्सीनेशन क्लॉटिंग के बहुत सारे इश्यूज आए थे यूरोप पे, तो उसके चलते कई वैक्सीनेशन प्रोग्राम को थोड़े समय के लिए रोका गया था। सर तो उसमें आपका टेक अवे क्या है? ये क्लॉटिंग का इशू अगर आता है तो शुड वी स्टार्ट एनी न्यू मेडिकेशन, और कि 50 साल के ऊपर में चालू कर ही देना चाहिए इक्विस्प्रिन के? वो कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि हाँ, आप पूछिए। सर इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा और अपनी क्वेरी भी जोड़ रहा हूँ सर, इसमें ना मतलब ये भी जानना चाह रहा हूँ सर, इसमें इस तरह की बातें भी हो रही है, चाहे उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह लें या कुछ भी कह लें अपन, या ह्यूमर कह लें, उसमें हार्ट वालों को भी कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन के बाद खून जमने का भी उनको कुछ ऐसा हो सकता है। इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर कवर करते हुए। हाँ, अभी तक काफी ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, इवन भारत में भी और छत्तीसगढ़ में भी, मतलब वो करोड़ों की संख्या में है। जब इतने सारे लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन लग गया है और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, तो मान के चलिए कि आपके वैक्सीन काफी सेफ हैं। इवन कार्डियक डिजीज के पेशेंट्स के लिए भी उन्होंने क्लियर कट कहा है कि उनको भी वैक्सीनेशन देना है और उनको भी किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। यदि वो कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं जिनको हम थिनर
मेडिसिन कहते हैं या ब्लड थिनर मेडिसिन कहते हैं या एंटीप्लेटलेट ड्रग्स ले रहे हैं, तो भी वैक्सीनेशन से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे मरीज जो एंटी ब्लड थिनर ड्रग्स ले रहे हैं या एंटीप्लेटलेट ड्रग्स ले रहे हैं, उनको भी वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, बहुत सेफली दिया जा सकता है, किसी तरह के डरने की बात नहीं है। और फिर यदि कोई बहुत सीरियस कार्डिक प्रॉब्लम से यदि कोई मरीज है, तो निश्चित रूप से वो अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे होंगे या किसी सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा रहे होंगे, तो वो अपने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से थोड़ी सी सलाह ले सकते हैं। अदरवाइज एज ए फिजिशियन, एज ए पैथोलॉजिस्ट, एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। आप इन ड्रग्स के साथ, आप इन बीमारियों के साथ भी वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। सर जितना जी, एक डॉक्टर पलटा सर कुछ कह रहे हैं चैट बॉक्स में, थोड़ा देखेंगे। अरुणा पलटा जी भी वही पूछ रही है, एंटीकोगुलेंट, अब भी जस्ट उसका आंसर दिए हैं डॉक्टर साहब, वही ब्लड थिनर के बारे में ही है, वैक्सीनेशन के बाद लेना है। ओके ठीक आपका ही क्वेश्चन था वो। भैया डॉक्टर साहब, ये ऐसा क्वेश्चन है कि अभी आपने कहा कि म्यूटेशन अगर आएगा तो अगले साल फिर नया वैक्सीन भी आ सकता है, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट नो अबाउट इट। बट अगर मैं इस साल 2 कोविशील्ड ले चुका हूँ, तो क्या अगले साल फाइजर आ रहा है या स्पुतनिक, ये जो बड़े बड़े नाम है, उनको क्या हम लगा पाएंगे इंडियंस? क्योंकि ये तो प्रक्रिया आप खुद बताए कि 9 महीना भी रह सकता है, 12 महीना भी रह सकता है। ईदर ऑफ द केस, चाहे वो 9 महीना रहे या 12 महीना, हम वो वाले वैक्सीनेशन में जा सकते हैं कि इस साल हमने लगा लिया कोविशील्ड, तो अगले साल हम फाइजर या स्पुतनिक में जा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सर एफिकेसी रेट उनका जो है, जो बताया जाता है न्यूज़पेपर में, तो वो बहुत ज्यादा है। सर ओवर टू यू प्लीज। हाँ, यदि आप ये कह रहे हैं कि आप अगले साल 9 महीने बाद या साल भर बाद यदि हम फाइजर के लिए या स्पुतनिक वी के लिए जाना चाहें तो क्या होगा? इसके लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इंडिया में सिर्फ ये 2 वैक्सीन को ही परमिट किया हुआ है। स्पुतनिक वी की भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ समय बाद हो सकता है वो भी लोगों को लगाना शुरू करें। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको लगाएगी तो आईसीएमआर या बड़ी जो संस्थाएं हैं जो इनको प्रोटोकॉल निर्धारित करती है, इनको मॉनिटर करती है, वो गाइडलाइंस देंगी कि हमें क्या करना है। तो आप जरा सा वेट करें, यदि ये वैक्सीनेशन भी यदि मार्केट इंडिया के में आते हैं तो निश्चित रूप से इनके लिए भी गाइडलाइन बनेंगी और किस ढंग से इनका उपयोग किया जाना है वो भी निर्धारित किया जाएगा और उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ ये 2 ही वैक्सीन है, इसलिए हम इन 2 वैक्सीन की ही बात करते हैं। और ये जब नए वैक्सीन आएंगे तो इनके भी नए प्रोटोकॉल्स बनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट ये निर्धारित करके इनकी गाइडलाइंस बनाएंगे। आज हम यदि कहते हैं कि कोवैक्सीन में 4 से 6 हफ्ते का गैप है और कोविशील्ड में 6 से 8 हफ्ते का गैप है, वो किस लिए? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने बोला है। साइंटिस्ट लोग इनकी पूरी स्टडी करने के बाद ये निर्धारित किए। ये निर्धारण हमने और आपने आम जनता ने नहीं किया, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और वो गाइडलाइन में प्रोटोकॉल बनाते हैं। तो ऐसे ही प्रोटोकॉल यदि नया कोई मॉलिक्यूल आएगा, नया कोई वैक्सीन आएगा, तो उसके लिए भी जारी किया जाएगा। आने दीजिए, देखते हैं उनके प्रोटोकॉल क्या बनते हैं, उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ काफी समय हो गया। हाँ सर पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। लाइक हमारा तो कम से कम आपने दे दिया रिवीजन भी। थैंक यू वेरी मच सर। द वेरी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीपी प्रणय सर। सर आप वहाँ पे हैं क्या? कुछ पूछ रहे हैं ग्रामीण वासियों के लिए आप? हाँ सर। प्रणय सर। गुड इवनिंग सर। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपका जी। सर। मेरी फैक्ट्री है चंदपुरी में और मेरे जो लेबर्स है वो पूरे विलेज एरिया से आते हैं। तो और इनके गांव में के बहुत बड़ा कंफ्यूजन है या बहुत सुनने में आ रहा है कि आफ्टर वैक्सीनेशन हाई फीवर आता है, टाइफाइड के सिम्टम्स आते हैं और 3 से 4 दिन में पीपल डाइज। तो क्या ये वैक्सीनेशन रिस्की है? मतलब आई ट्राई टू कन्विंस देम वेरी मच कि लगाओ कुछ नहीं होगा, बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन कि नहीं मैं तो मर जाऊंगा लिया तो। ऐसे यदि कोई इंसिडेंस हुए तो उसको कोट करना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि फीवर बहुत ज्यादा रहता है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। तो ये मनगढ़ंत बातें हैं, बेमतलब की भ्रांतियां हैं और मेरे को लगता है कि उनको आगे आना चाहिए। वो चंदखुरी के पास लभांडी फॉर्म में शायद वैक्सीनेशन सेंटर है, उनको काफी नजदीक पड़ेगा, वहाँ ज्यादा शायद भीड़ भी नहीं रहती, ज्यादा लोग भी नहीं आते हैं।
तो बड़े आसानी ये, से वैक्सीनेशन कर सकते हैं। मेरे अलग अलग एरिया से लाइक आई कैन कोट कि पुलगांव में ऐसे 3 केसेस हैं, कोटिया में ऐसे 3 केसेस हैं, चंदखुरी में ऐसा 1 केस है। नहीं, वो फिर कोई कोइंसिडेंस होगा, उनको वैक्सीनेशन के बाद यदि कोई बीमारी हो गई होगी तो वो तो हो सकता है। आज मैंने वैक्सीनेशन लगाया, कल मेरे को हार्ट अटैक नहीं होगा, इसकी कहाँ गारंटी है। यदि मेरे को हार्ट अटैक होना है तो वैसे भी हो सकता है, यदि मैं वैक्सीनेशन लगाता तो भी और नहीं लगाता तो भी। यदि मैं आज अभी ये वेबिनार अटेंड करने के बाद गाड़ी लेके घर जा रहा हूँ, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी कहाँ गारंटी है। तो ये सब चीजें हम अननेसेसरी उसको वैक्सीनेशन से जोड़ देते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। अदरवाइज इनका इस वैक्सीनेशन से कोई रिलेशन नहीं है। वो ये प्रूव करके भी बताया ना कि यदि उनको कोई तकलीफ हुई या डेथ हुई है, वो कोविड वैक्सीनेशन के कारण हुई है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए ये बेमतलब की बातें जोड़ दी जाती हैं, और किसी एक ने भी कहा तो उसको सही मान लेते हैं। अब उसके बाद यदि 10 आदमी भी उसका विरोध करे तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं, इतने बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन कोई ले पर्सन कह रहा है तो उसकी बात जरूर मान लेते हैं। तो ये हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। इस तरह के सेमिनार जो आपने जैसे विधायक ने आयोजित किया, उसका पर्पस भी यही होता है। मैंने आज आकाशवाणी से भी रिकॉर्डिंग की, कल दूरदर्शन में भी मैं ये बातें कहने वाला हूँ। हमारी कोशिश है कि हम लोगों तक तो ज्यादा से ज्यादा कन्विंस कर सके, बता सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग इम्यूनाइजेशन के लिए लोग आए सामने, तभी हम इस बीमारी को रोक पाएंगे। अदरवाइज तो आपने ये महसूस किया होगा कि इस बीमारी के बारे में कि खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है कोरोना का पानी, खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है कोरोना का पानी, और ये जानलेवा संक्रमण की बरसात है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। यदि इस बरसात को रोकना है, इसको थामना है, तो वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है, जिसके माध्यम से हम इस कोरोना के संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। आप सभी से उम्मीद करूंगा कि गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को मोटिवेट करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन के लिए आए, तभी हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे और इस बीमारी के संक्रमण को रोक पाएंगे। आप सबकी पलकों के तले, आप सबकी पलकों के तले ये जो दीपक में जले, यूं ही जलते रहे सदा, है हमारी यही दुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शानदार सेशन। सर बस हमारा ये सेशन अब समाप्ति की ओर है, और मैंने तो समाप्त कर दिया। हाँ नहीं सर ठीक है। सर एक जाते जाते डॉक्टर साहब आपसे दीप भैया पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज ये बता दीजिए कि जब सेकेंड वेव ऐसी है तो थर्ड वेव से कैसे बचना। डॉक्टर साहब आप जो बोलेंगे वो करूंगा। कोविड महामारी के बारे में आज तक जितने प्रिडिक्शन में सब फेल हुए हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे रशिया के हो, चाहे चाइना के हो, इंडिया के हो, कोई भी आज तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि आगे 15 दिन में क्या होने वाला है, महीने में क्या होने वाला है, 3-4 महीने में क्या होगा। थर्ड वेव की जो लोग बात करते हैं, उन्हीं से पूछा जाए कि थर्ड वेव को उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया, क्यों प्रेडिक्ट कर लिया। कोई वजह नहीं है, आएगा तो देखेंगे, झेलेंगे। क्या बात है सर, मतलब व्हाट्सएप देखना बंद कर दे सर अब। बिल्कुल ठीक बात है। अनिल भैया ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मैं तो नमन करता हूँ सर। धन्यवाद धन्यवाद। अनिल भैया ओवर टू यू। थैंक यू योगेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन आपने हैंडल किया है। क्या पूरा वर्कशॉप भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल करी है ना। धन्यवाद है योगेश। अब बिल्कुल अब अंत में हम लोग जो है सभी लोगों का धन्यवाद देकर इस सभा को समाप्त करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से ही शुरुआत करना चाहूंगा, है ना, कि आज जो कुछ भी जितने भी लोग हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये वीडियो जो है इन लोगों के साथ भी, और उसके बाद भी जो FB होगर में भी हमारा ये वीडियो पड़ा रहेगा। तो हमने देखा कि FB में भी हमारे जो वीडियो जो जाते हैं, इस तरह के जो समसामयिक वीडियो है, उनको भी काफी लोग जो है देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर जितने लोग आज थे, और FB में भी जब जब इसको देखा जाएगा, वो ये डॉक्टर साहब का जितना भी आज उन्होंने सेशन लिया है, वो एक लैंडमार्क के रूप में मार्गदर्शन करेगा। और जितनी भ्रांतियां हमारे मन में थी, मतलब कम से कम, क्योंकि हम लोग व्यापारी संघ से भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग सोसाइटी सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग वाकई सारे लोगों को जानते हैं जो इस तरह की अफवाही फैलाते हैं कि वैक्सीन ठीक नहीं है, ये वैक्सीन अच्छी है, वो वैक्सीन अच्छी है, बुखार आता है या मौत हो जाती है। तो उनको अब हम जो है ज्यादा अधिकार पूर्वक, ज्यादा जो है विश्वास के साथ उनसे हम बात कर सकते हैं, और उनको हम जो है उनको तैयार कर सकते हैं कि वैक्सीन आप लगाइए पहले से ही। क्योंकि सर ने जितनी जानकारियां दी हैं, उससे हम खुद अपने आप को जो है हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है कि हाँ, वैक्सीन जो है वो वही जो है एक उपाय है कोरोना के विरुद्ध।
इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ उनके सहयोगी भैया भी हैं, है ना, उनके साथ में बैठे हैं, उनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, योगेश जी बताएंगे, तो उनका नाम बताइए, मैं उनको निकुंज हाँ जी, निकुंज जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार आपका निकुंज भैया, है ना, राठौर जी। जी ये देखिए निकुंज हाँ राठौर भैया, आपको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब के साथ आपकी जोड़ी जो है आज बहुत हिट रही। थैंक यू। आपके कारण जो है आज हमारा सेशन बहुत खूबसूरत ढंग से बिना किसी तकनीकी समस्या के पूरा हुआ। इसी प्रकार हमारे साथ जो है आज की हमारे जैसे जी सर निकुंज राठौर जी हैं जो मेरे आईटी के एक्सपर्ट हैं, वो हमेशा इस तरह के जूम मीटिंग में मेरा साथ देते हैं और काफी मदद करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। ये ताकत आपकी बनी रहे हमेशा, क्योंकि सर आपके सेशन जो है मैं देख रहा हूँ, आप बता भी रहे हैं कि अभी आपको रेडियो में भी जाना है, टीवी में भी जाना है, तो जितने ज्यादा आपके सेशन होंगे उतना जल्दी जो है यहाँ पर जो आशंका के बादल हमारे आसपास है वो समाप्त होंगे निश्चित रूप से। हम लोग भी कोशिश करेंगे इस वीडियो को हम जो छोटे छोटे क्लिप बनाकर, है ना, हमारी यही कोशिश रहेगी जो क्वेश्चन आंसर भी हुए उसकी छोटी छोटी क्लिप बनाकर हम लोग जो है पूरे इसमें व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह में चलाएं, ताकि एक अवेयरनेस जो लोगों को मिले वैक्सीन के प्रति। मैं धन्यवाद की अपनी जो है यात्रा में शुरू करता हूँ आपसे, आपको प्रणाम करते हुए सर धन्यवाद बहुत बहुत, हमारा इस कार्यक्रम में आपने जन जागरण का काम किया। इसी प्रकार नवदृष्टि फाउंडेशन के हमारे दो साथी मैं देख रहा हूँ, राज आड़तिया जी और फूलन भाटिया जी, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके साथ शैलेश गनात्रा जी, जितेंद्र हसवानी जी भी हमारी टीम के हिस्से थे, उनको भी मैं धन्यवाद यहाँ से प्रेषित करता हूँ कि आप ही लोगों की बदौलत, आप लोगों के सहयोग की बदौलत, समर्थन की बदौलत हम लोग इस तरह के कार्यक्रम कर सक रहे हैं। हमारे जेसिस से हमारी जो सबसे हमारी आदरणीय, हमारी सबसे टॉप लेवल की लीडर, हमारी जोन प्रेसिडेंट जायसवाल जी, एक मिनट नाम मैं सारे देख लेता हूँ क्योंकि जोन डायरेक्टर्स भी हमारे साथ हैं। हाँ, हमारी जोन प्रेसिडेंट HGF जेसी योगिता जायसवाल जी, जोन डायरेक्टर प्रणय महेश्वर जी जो हमारे नेशनल ट्रेनर भी हैं, जोन डायरेक्टर गौरव बैस जी, जोन डायरेक्टर अमितेश पाठक जी, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार कि पूरे समय आप हमारे साथ जुड़े रहे और हम लोगों की इस वर्कशॉप में हौसला अफजाई आपने किया, धन्यवाद सर। आरुषि जायसवाल जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी छोटी नन्ही हमारी साथी है, उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को एक गरिमामय तरीके से सर के परिचय के साथ शुरू किया, थैंक यू। नेशनल ट्रेनर हमारे जेसी नीलेश केडिया जी भी हमारे साथ उपस्थित है पूरे समय, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी सारी टीम का भी धन्यवाद देता हूँ, योगेश का भी धन्यवाद देता हूँ, और उनके साथ फिर से दोबारा जो टेक्निकल टीम में हमारे प्रणय महेश्वरी जी से दूसरी भूमिका में थे, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी उपस्थित हमारे सदस्य हुए हैं यहाँ पर, हमारे वो व्हाट्सएप ग्रुप के और हमारे यहाँ के दुर्ग शहर के नागरिक, जिसमें हमारे जेसीस के पूर्व अध्यक्ष को भी मैंने देखा, अशोक साहू सर, उनको भी मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को मान्यता देते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए सर हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और बाकी जितने भी नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे प्रोग्राम में और लाभान्वित हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं आज की सभा को के समापन की भी घोषणा करता हूँ। सर यदि आप परमिशन करें तो हम सभा समाप्त करें सर, प्रेजेंट सर।